हेलो हाय, आप सभी का स्वागत है। आज हमने सोचा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर कुछ वीडियो बनाया जाए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अर्थात उपसहयोगी यौगिक समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। अगर ये सब पता है आपको तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम किस पे बातें करेंगे? मैटर। व्हाट इज़ मैटर? हमारे दुनिया में हमारे अराउंड जितने भी चीज़ें दिखाई देती हैं सब हमारा क्या होता है? मैटर होता है। जनरली आपको पता होगा जिसमें मास होता हो और वॉल्यूम होता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे मैटर कहते हैं। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्लियर? दुनिया का हर चीज़ क्या होता है? हमारा पदार्थ होता है। क्लियर? ये हमारा पेन हो गया, ये हमारा पेपर हो गया, दुनिया की हर चीज़ें क्या है? हमारा मैटर है। क्लियर? मैटर, अगर हम जब भी मैटर वर्ड के यूज़ करें तो समझना कोई भी कंपाउंड या कुछ भी केमिकल हो सकता है। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, अगर किसी भी मैटर को आप जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम चौक लेते हैं। क्या लेते हैं? चौक। तो आप लोगों ने जनरली देखा ही होगा। अगर इस चौक को मैं क्रश करके इसका पाउडर बना देता हूँ, क्या कर देता हूँ? पाउडर। क्लियर? ये पाउडर है। ठीक, इस पाउडर को अभी हम क्या बोल सकते हैं? विजिबल पार्टिकल। क्योंकि इसे हम लोग अपने ओपन आई से हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसे मतलब क्या बोल सकते हैं? दृश्य कण बोल सकते हैं। ठीक है, जब इसे आप माइक्रोस्कोप से क्या करोगे? जूम करके देखोगे। किससे करके देखोगे? माइक्रोस्कोप से। देन जाकर आपको ऐसा हम बता रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप जब ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आप भी आपको कुछ गोले नजर आएंगे। क्लियर? ऐसा लगता है इसे आप ऐसे ब्रेक करोगे तो ऐसा लगता है इसके अंदर का जो गोला होगा ये भी बाहर निकल आएगा। क्लियर? तो जब इसे और ब्रेक करोगे तो और स्मॉल पार्टिकल में क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है। इसे हम बोलते हैं इसे एटम। अगर इसे और फर्दर इसे ब्रेक करना चाहोगे तो ये इसका ब्रेक नहीं होता है। वैसे होने के लिए तो होता है, बट अभी समझाने के लिए हम लोग यहीं पर इसे स्टॉप करते हैं। क्लियर? क्या होता है, किसी भी मटेरियल का वह माइक्रो पार्टिकल जिसे हम लोग और क्या ना कर सके, उससे ब्रेक ना कर सके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे एटम कहते हैं। क्लियर? और जब सेम या डिफरेंट टाइप के एटम आपस में जुड़े रहते हैं तब उस कंप्लीट सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसे मॉलिक्यूल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे अणु बोलेंगे हिंदी में, और एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्लियर? और बहुत सारे मॉलिक्यूल के सेट के मिलने से क्या बनता है? हमारा एक विजिबल पार्टिकल बनता है, और विजिबल पार्टिकल के मिलने से क्या बनता है? हमारा एक कंप्लीट मैटर बनता है। क्लियर? अभी तक स्टडी में वैसे तो बहुत प्रकार के एटम का डिस्कवरी हो चुका है, बट अभी एनसीईआरटी के बेसिस पे देखा जाए तो अभी 180 एटम का डिस्कवरी हुआ है। क्लियर? मतलब अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, होने के लिए अभी भी चल रही है प्रोसेस, और हो भी चुका है, बट अभी हम लोग जनरली अभी 118 ही बोलेंगे। क्लियर? तो आप लोग अपने माइंड में यही रखिएगा। क्लियर? जैसे कि हमारा होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड मेनी मोर। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं? ये एटम होते हैं। तो मैटर और एटम आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलो चलते हैं एक नया टर्म पे चलते हैं हम, एटम और एलिमेंट्स। एटम को हम परमाणु बोलते हैं, पहले ही समझा चुके हैं। एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व कहते हैं। क्लियर? अगर सिंगल फॉर्म में रहेगा कोई भी एटम, अगर सिंगल एटम भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा है, जैसे कि हाइड्रोजन, ये सिंगल फॉर्म में दिख रहा है ये, तो सिंगल फॉर्म में अगर मिलेगा तो उसे आप लोग क्या बोलोगे? उसे एटम बोलना है। लेकिन वहीं अगर द सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन टू ईच अदर्स, अर्थात जब समान प्रकार के एटम आपस में जुड़े रहते हैं, क्या रहते हैं? जुड़े रहेंगे, तो इसे आप क्या बोलोगे? इसे एलिमेंट बोलोगे। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन 2 है, क्या पता ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन का सेट है? 3 ऑक्सीजन का। क्लियर? ऑक्सीजन ऐसे भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन जैसे ओजोन गैस का होता है। क्लियर? तो ये क्या हो सकते हैं? जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही के सेट में हो, ये 3 4 5 6 ये कितने भी सेट में हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर सिंगल एटम है तो उसे आप लोग जनरली उसे एटम से आप लोग रिकॉल करिएगा, और वहीं अगर जब सेम टाइप का एटम आपस में मर्ज रहे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे
एलिमेंट बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चले आगे बढ़ते हैं। जनरली हमारे जो नेचर में जो एटम रहता है वो हमेशा एलिमेंट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट्स फॉर्म में ही क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है। तो इसका रीज़न हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है। ठीक है, जब देखा गया है जब एटम सिंगल फॉर्म में रहता है, ठीक है, सिंगल फॉर्म में रहता है तो उसका एनर्जी क्या रहता है, वेरी हाई रहता है। क्या रहता है, वेरी हाई। एंड किसी का एनर्जी हाई रहने पर उसका स्टेबिलिटी क्या रहता है, वेरी लो रहता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, स्टेबिलिटी मतलब इसका स्थिरता। कहने का मतलब अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो क्या आप स्थायी हो सकते हो क्या? गुस्सा आने पर तो हम इधर उधर करते हैं। तो वही चीज़ है, अगर एटम अगर हाईली एनर्जेटिक रहेगा तो एक जगह स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दुनिया का हर चीज़, चाहे मैटर हो, एटम हो, इंसान हो, हर चीज़ क्या होना चाहता है, वो स्टेबिलिटी को पाना चाहता है। तो इस फॉर्म में क्या है, ये अनहैप्पी है, ऐसा समझ सकते हो आप। क्लियर। लेकिन जब यही एटम लाइक जैसे कि हम हाइड्रोजन को बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है, जब ये एटम आपस में कंबाइंड फॉर्म में आ जाए, क्या आ जाए, जब ये कंबाइंड फॉर्म में आता है तो कंपेयर टू सिंगल एटम के अपेक्षा इसका एनर्जी क्या रहता है, लो रहता है, और इसका स्टेबिलिटी क्या रहता है, हाई रहता है। इसलिए क्या रहता है, जो एटम रहते हैं वो हमेशा एलिमेंट फॉर्म में ही पाए जाते हैं, वो सिंगल फॉर्म में नहीं रहते। इसका वजह यह रहता है, इसका एनर्जी क्या रहता है, एलिमेंट फॉर्म में इसका कम रहता है और स्टेबिलिटी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। क्लियर। परंतु कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हो 95% जो हमारा एटम होता है वो हमेशा एलिमेंट फॉर्म में ही मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, एलिमेंट्स फॉर्म में। ठीक है, और जो बाकी जो 5% बचते हैं जिसमें आता है हमारा कुछ न्यूट्रल गैसेस आ जाते हैं, ठीक है, जैसे नियान, आर्गन, ये सब क्या होते हैं, ये सिंगल फॉर्म में मिल सकते हैं। लेकिन इसका भी प्रोडक्ट बनता है, जब आप लोग आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। लेकिन जनरली आप लोग बोल सकते हो सम टाइम में क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में ये सिंगल फॉर्म में मिल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि एटम में आपस में जुड़े कैसे रहते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड मेनली वी कैन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। केमिकल बॉन्ड मतलब रासायनिक बंध, इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एटॉमिक बॉन्ड एंड सेकेंड इज ए मॉलिक्यूलर बॉन्ड। सो एटॉमिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। क्लियर। ये जो होता है, ये जो बॉन्ड रहेगा इसके बीच, एटम के बीच, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, और मॉलिक्यूल के बीच मतलब अणुओं के बीच जो बॉन्ड रहता है वो क्या रहता है, हमारा वीक बॉन्ड रहता है, वीक बॉन्ड। ठीक, कहने का मतलब इसके अगर एटम एटम के बीच जो बॉन्डिंग रहेगा ये स्ट्रॉन्ग रहता है। वहीं अगर जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये हमारा वाटर है। क्लियर। ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ा रहता है तो इसका जो अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वीक रहेगा कंपेयर टू बॉन्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग का नेचर रहता है, ये एटम आपस में क्यों जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, तो सबका अलग अलग रीज़न रहता है। इसे आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन हम अभी सिंपली अभी मोटा मोटी तौर पे इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि ये जो एटम के बीच जो बॉन्डिंग होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसका नेचर क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट इस होता है आयोनिक बॉन्ड, इसे बोलते हैं हम लोग आयनिक बंध। सेकेंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, इसे बोलते हैं सहसहयोजी बंध। एंड थर्ड इज होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर। तो और भी होते हैं, मेटलिक बॉन्ड वगैरह होते हैं, लेकिन हम अभी बेसिकली इन्हीं पर बातें करेंगे। मगर इस बॉन्ड को समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ों को समझना है। तो चलिए थोड़ा जल्दी से हम थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बातें कर लेते हैं। हम सबको पता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अराउंड में क्या रहता है, ऑर्बिट रहता है, जिसे कक्ष बोलते हैं। इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, ये ऑर्बिट का नंबर क्या हो सकता है, मेनी मोर हो सकता है। इसका कहने का मतलब इसे अनंत बोल सकते हो। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर मैं 3 बनाया हूँ। ठीक है, तो ऑर्बिट का जो लास्ट ऑर्बिट रहता है, न्यूक्लियस का जो लास्ट ऑर्बिट रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे
वैलेंसी ऑर्बिट, और जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसे क्या बोलेंगे, उसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और इस हम ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं, जो हम लोग को साइकिल के फॉर्म में दिख रहा है, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्बिट होते हैं। क्लियर। इसमें इसके अराउंड में क्या रहता है, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता रहता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके सेंटर में हमारा क्या क्या रहता है। सेंटर को तो हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर। न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा प्रोटॉन एंड हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का नेचर क्या होता है, प्लस होता है, ये क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है। क्लियर। इसमें कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। क्लियर। तो इतना तो आप लोग को आता ही होगा, तो इसमें हम लोग बात नहीं करते हैं। उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। सो बच्चे लोग, जितने भी एटम हैं वो सभी क्या होना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं। क्लियर। तो एक रिसर्च से पता चला है, अगर किसी भी एटम में अगर उसके वैलेंसी ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है, ये स्टेबल होना चाहता है। इसे हम ऑक्टेट लॉ के थ्रू भी जाना जाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसे सोडियम है, क्या है ये, सोडियम का या नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, तो इसका होता है 281। तो यहाँ पर हम पहले ही बोल चुके हैं, अगर सॉरी, किसी भी एटम के वैलेंसी ऑर्बिट, यहाँ पर वैलेंसी ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हाईली स्टेबल होता है। तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से रिलीज कर देगा। अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें क्या आ जाता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये स्टेबल फॉर्म में है। क्लियर। अभी भी स्टेबल नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो ऐसा। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, और भी होते हैं, जैसे कि हमें क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। तो इसका होता है 2, 8 और 7 होता है। तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर। यहाँ तक समझ गए। वहीं कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, जीरो, और इसे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 और 2 से भी स्टेबल हो सकते हैं, इससे भी स्टेबलाइज हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, यह फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहना चाहिए। ठीक है। तो चलो, जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये 1 होता है। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, इसमें 1 रहता है, इसके एटम के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसका साइज एक्चुअली में छोटा रहता है। तो क्या करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये +100 भी कर सकता है, और क्या करता है, -100 भी कर सकता है। क्लियर। तो हम लोग समझ चुके हैं कि वही, चलो एक और लेते हैं, हीलियम का 2 होता है। तो इसके ऑलरेडी इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, ये स्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इसके अराउंड में 2 इलेक्ट्रॉन है। हम यहाँ पे साफ साफ लिख चुके हैं कि अगर किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 0 या 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या है, हाईली स्टेबल है। क्लियर। उसके बाद लिथियम में लेते हैं। लिथियम का क्या होता है, 2 और 1। तो क्या करेगा, इसके फर्स्ट में क्या होता है, 2, और क्या होता है, ये 3। इसके पास ये ऐसा रास्ता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिथियम का साइज काफ़ी छोटा होता है। इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को निकालना ही अपने आप को फ्लेक्सिबल फील करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल देने से इसके लास्ट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो लिथियम इसलिए हमेशा +100 करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज या गेन क्यों करता है। यहाँ पर एक और समझना होगा, हम लोग को कार्बन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन में क्या होता है, इसका 2 और 4 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है। तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ये रिलीज कर सकता है। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका साइज क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका साइज ही बहुत छोटा है, तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। अगर ये निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये इसका एटम सिकुड़ जाएगा। क्लियर। इसलिए ये दोनों प्रोसेस नहीं करता है। इसलिए क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग। क्योंकि इसके लास्ट में इसके वैलेंसी ऑर्बिट कितना है, माफ कीजिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है इसका, 2 और 3, 4। क्लियर। यहाँ पर बना देता हूँ 1, 2, 3, 4। तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसे। तो 1, 2, 3, 4, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर हर एक
बॉन्ड में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर रहता है, तो कितना हो गया 2 4 6 एंड 8। तो इस प्रकार से इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी गेन कर लिया है। क्लियर, ये हमारा कार्बन है, तो कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब बॉन्डिंग होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर हम डिवाइड कर किए थे लाइक, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को समझते हैं होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड। ठीक, तो चलो समझते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसे बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। तो चलो समझते हैं, जैसे सोडियम है, हम अभी बताएं सोडियम की 11 होता है, ये क्या होता है 281, तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या एक रिलीज कर देगा, तो ये सोडियम होता है। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन में क्या होता है 2 8 एंड 7 होता है। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 2 8 और 8। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल इसमें क्या हो जाएगा, इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, क्लोरीन में निगेटिव चार्ज आता है, और सबको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव में क्या रहता है, अट्रैक्शन रहता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्लोज आते हैं, क्लोज आना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो जब कोई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का आयन है और ये भी आयन है। जब तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो, व्हेन टू और मोर एटम ions are attracted by electrostatic force, then you can ionic bond. Okay, after that आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोग आयनिक बॉन्ड समझ गए होंगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड समझते हैं। हम लोग ज़्यादा ही इन चीज़ों पे बातें नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट रेंडमली बातें कर रहे हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चे लोग, जब क्या होता है, जब दो एटम होते हैं, ठीक है, लाइक ये हमारा एटम है एंड दिस ये हमारा एटम है, ये सेम टाइप का या डिफरेंट टाइप किसी प्रकार का एटम हो सकता है। जब दो एटम क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सेम अमाउंट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्या करता है, शेयर करता है। तो इसके थ्रू जब बॉन्ड बनता है तो इसे बोलते हैं हम लोग, इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर अगर जितने नंबर आप इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा उतना ही बॉन्डिंग बनेगा। लाइक अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसके थ्रू जो बॉन्ड बनेगा वो क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, वहीं अगर 3 चीज़ों का हो, 3 चीज़ों से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। क्लियर, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयरिंग होगा, उसे उतना उसका बॉन्ड बनता है। क्लियर, और ये सब क्यों हो रहा है, ताकि ये अपना स्टेबिलिटी गेन कर सके। और स्टेबिलिटी कब गेन होता है, जब लास्ट वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन हो और फर्स्ट वैलेंसी में क्या हो, 2 और 0 हो। ठीक है, याद रहेगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए। क्लियर, और ये हमारा लास्ट ऑर्बिट में होना चाहिए। तो फाइनली हमारा ये कोवैलेंट बॉन्ड भी हो गया, आयनिक बॉन्ड भी हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें अब क्या समझना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे प्रेसिडेंट का क्या होता है, सब प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का क्या है, ये हमारा उसका हाफ फॉर्म है। क्लियर, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसमें से अगर एक एटम क्या हो, ये एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, अभी हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एटम, तो इसमें से एक एटम क्या होता है, इसमें डोनर होता है, दूसरा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, डोनर, माफ कीजिएगा, डोनर, एंड सेकेंड क्या होना चाहिए हमारा, एक्सेप्टर। क्लियर, कहने के मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग क्या समझते थे, वहाँ पर दोनों एटम क्या करते थे, सेम अमाउंट पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया करते थे। बट यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक एटम कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और सेकेंड क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, तो चलो इसे हम मॉलिक्यूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर, जैसे कि हमारा अमोनिया है, 1 2 3 अमोनिया गैस। क्लियर, तो अमोनिया गैस में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसे भी हम बता देंगे। तो जब अमोनिया को जब आप BF3 के साथ आप लोग रिएक्शन करवाओगे, देन जाकर क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले बता चुके हैं, इसके हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन देखा जाए क्या है, यहाँ पर
6 है और यहाँ पर कितना है 8 है। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इसे जानना जरूरी होगा कि चैप्टर में, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये वर्ड यूज़ होते रहते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोलते हैं, शॉर्टकट में इसे एलपी भी बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है 2 और 6 होता है। क्लियर, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा कितना होता है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन रहते हैं तो इसके लास्ट में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी वैसे ही सेम रहता है 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करता है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन लोग सेम अमाउंट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर किए रहते हैं। क्या किए रहते हैं, सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन शेयर किए रहते हैं और ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने रहते हैं। तो किसी भी ये एटम के ऊपर में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलेंगे। अब पेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसे हमें जोड़ी में काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर एक ऑक्सीजन में कितना पेयर है, यहाँ पर 2 पेयर है और यहाँ पर भी क्या है 2 पेयर है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर दैट मीन्स क्या होता है, अगर किसी भी एटम में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सभी में क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं, जबकि ये क्या किया है, ये अभी फ्रीली फॉर्म में है, इसका कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। एक्शन है बट यहाँ पर इसका बॉन्डिंग नहीं है। क्लियर। तो क्या होता है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है, इस इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसके पास स्टेबल फॉर्म में है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, अब डोनेट कर देगा कहने के मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का पेयरिंग हो, ओवरलैपिंग हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे ही समझ सकते हो क्योंकि एक 3D चीज़ है, यहाँ पर ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल है। देन अगर क्या होगा, ये हमारा जो हाइड्रोजन होगा, दिस माफ कीजिएगा, नाइट्रोजन जो होगा, ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये क्या कर रहा है, हमारा BF3 यहाँ पर गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब यहाँ पर काउंट करके देखिएगा तो अब इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, इसका भी 8, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, नाइट्रोजन के ऑर्बिटल और बोरॉन के ऑर्बिटल आपस में पेयर हुए हैं, जिससे इससे क्या हो गया, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और क्या होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तो इस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर। वहीं चलो एक आप अमोनिया में भी देख सकते हो, ठीक है। आप लोग शायद इतना में समझ चुके हो, आई होप इतना काफ़ी होगा। इसके बाद जो आगे आएगा उसमें हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड पे बातें करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।